नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वरूप बदलने में माहिर है कोरोना वायरस, यह बहरूपिया है और धूर्त भी है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को बहरूपिया और धूर्त करार देते हुए कहा कि यह अपना स्वरूप बदलने में माहिर है, जो बच्चों और युवाओं को प्रभावित करने वाला है। दोस्तों गुरुवार को इससे निपटने के लिए उन्होंने नई रणनीति और नए समाधान की आवश्यकता पर बल देते हुए आगाह किया कि जब तक यह छोटे स्तर पर भी मौजूद है, चुनौती खत्म नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के जिला अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों से संवाद किया। इससे पहले मंगलवार को भी उन्होंने कुछ अन्य राज्यों के जिला अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले क्षेत्रीय अधिकारियों से संवाद किया था। दोस्तों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों में कोविड-19 मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही दोस्तों अधिकारियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वायरस का बदलता रूप वयस्कों और बच्चों के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने राज्य के प्रशासन और जिला अधिकारियों से अपने अपने जिलों में इस संक्रामक रोग की गंभीरता से संबंधित आंकड़े जुटाने को भी कहा, ताकि भविष्य में काम आ सके। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण की रणनीति को लेकर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर सभी सुझावों को आगे बढ़ा रही है और इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों को अगले 15 दिनों की टीकों की खुराक की सूचना उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में टीकों की आपूर्ति आसान होगी और इससे टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया को भी आसान बनाने में मदद मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जून से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिलने लगेगी एंटी कोविड मेडिसिन 2G, डॉक्टर रेड्डीज लैब ने कर दी घोषणा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच डॉक्टर रेड्डीज लैब ने घोषणा की है कि एंटी कोविड मेडिसिन 2DG का कमर्शियल लॉन्च जून के महीने के मध्य से शुरू होने की संभावना है। लैब के मुताबिक तब तक 2DG दवा का असल रेट भी सामने आ जाएगा और देश के प्रमुख सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यह दवा मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक यह दवा दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल और DRDO के कोविड हॉस्पिटल्स में ही उपलब्ध है। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैब ने ABP न्यूज के सवालों का जवाब देते हुए अपना बयान दिया और कंपनी की एक प्रेजेंटेशन प्लेट भी साझा की। इस पर साफ तौर से लिखा है कि जून महीने के मध्य से यह दवा सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कंपनी के मुताबिक दवा का रेट भी तय किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को यह आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा ब्लैक फंगस को घोषित कर दें महामारी, हर मामले को करे रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वह म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित करे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकरमाइकोसिस को एक अधिसूच्य बीमारी बनाने का आग्रह किया है। राज्यों से कहा गया है कि वह सभी मामलों की रिपोर्ट करे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सभी सरकारी, निजी स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। इसका मतलब दोस्तों यह है कि ब्लैक फंगस के सभी पुष्ट या संदिग्ध मामलों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को देनी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस की जांच, डायग्नोसिस, प्रबंधन के लिए ICMR और MOHFW के दिशा निर्देशों का पालन करना ही होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना मरीजों को हो सकती है डायबिटीज, ICMR ने बताया कारण। जी हां दोस्तों, देश में मेडिकल रिसर्च पर काम करने वाली सबसे बड़ी सरकारी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कोरोना पर बड़ी चेतावनी जारी की है। ICMR का कहना है कि कोरोना वायरस की बीमारी डायबिटीज भी दे सकती है। ICMR के हेड डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना महामारी शुगर बढ़ाती है, ऐसे में कोरोना महामारी मरीजों को नई डायबिटीज भी दे सकती है। उन्होंने कहा कि 2DG की दवा कोरोना के हल्के और मध्यम स्तर के रोगियों के लिए ठीक है, कोरोना के क्रिटिकल मरीजों के लिए यह दवा ठीक नहीं है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की मीटिंग में नहीं बोलने देने पर बरसी ममता बनर्जी, कहा मुख्यमंत्रियों को पुतला बनाकर बिठाए रहते हैं प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वो पूरी तैयारी करके पेपर के साथ आई थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। ममता ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्रियों को पुतला बनाकर रखा गया। ममता ने कहा कि मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कुछ कहा और उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों के कुछ डीएम ने अपनी बात रखी और मीटिंग खत्म कर दी। ममता ने पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों से किस बात का डर है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम के व्यवहार से कई मुख्यमंत्री अपमानित महसूस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की उपलब्धता, अस्पतालों में बेड उपलब्धता या ब्लैक फंगस पर एक बार भी कुछ नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जबकि उनकी सरकार आज 10 साल पूरे कर चुकी है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हमने सोचा था कि हम वैक्सीन मांगेंगे ताकि सभी को टीका दिया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कोरोना कम हो गया है। अगर कम हुआ है तो फिर इतनी मौतें क्यों हो रही है। बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लापरवाही हुई है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बंगाल आए और यहां कोरोना बढ़ाकर चले गए। सीएम ने कहा कि बंगाल में अभी भी 105 बटालियन तैनात है। हम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सभी को इलाज दे रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या प्रधानमंत्री इतने असुरक्षित हैं कि वह सीएम की बात नहीं सुनना चाहते। आखिर इतना डर क्यों है उन्हें। इससे पहले भी दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री पर आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री ने बोलने नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्लैक फंगस पर सीएम अरविंद केजरीवाल बोले अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी महामारी घोषित करेंगे। दोस्तों दिल्ली में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में ब्लैक फंगस की रोकथाम और मरीजों के इलाज के संबंध में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी महामारी इसे घोषित कर देंगे। इससे निपटने के सभी जरूरी कदम उठाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली के 3 अस्पताल LNJP, GBT और राजीव गांधी में डेडिकेटेड ट्रीटमेंट सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए एक इंटर डिप्लोमेसी डॉक्टर्स की टीम बनाने की जरूरत है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान तेलंगाना इसे पहले ही महामारी कानून के तहत घोषित कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ताउते के बाद अब साइक्लोन यास मचा सकता है तबाही, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। दोस्तों ताउते चक्रवात के तूफान से देश अभी उबरा भी नहीं है कि एक दूसरे चक्रवात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इस बार देश के पूर्वी तट से सटे बंगाल की खाड़ी में यास तूफान के आने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके मद्देनजर कोस्ट गार्ड ने कमर कस ली है और अंडमान निकोबार से लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मछुआरों को 22 से 26 मई के बीच समंदर में न जाने की चेतावनी दी है। साथ ही इस दौरान कमर्शियल जहाज और कार्गो शिप्स को भी अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक 22 मई से उत्तरी अंडमान निकोबार से सटे समंदर में लो प्रेशर बनना शुरू होगा, जो 24 मई तक ओडिशा से सटे समंदर में एक तीव्र तूफान का रूप ले सकता है। यह तूफान 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की संभावना है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के बाद कोस्ट गार्ड के जहाज, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर बंगाल की खाड़ी में उतर गए हैं और समंदर से लेकर आसमान तक से मछुआरों को 22 मई से पहले किनारे तक पहुंचने की घोषणा कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोस्ट गार्ड अभी भी नौसेना अरब सागर में ताउते चक्रवात की चपेट में आए बार्ज 305 के लापता क्रू मेंबर्स को ढूंढने में लगी है। इस बार्ज पर सवार 261 कर्मचारियों में से 186 को तो सुरक्षित बचा लिया गया। इसके अलावा 49 कर्मचारियों के शव भी बरामद कर लिए हैं, लेकिन अभी भी 26 कर्मचारियों का कोई अता पता नहीं है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के जहाज और हेलीकॉप्टर्स ने मुंबई के करीब बह गए गर्ल कंस्ट्रक्टर बार्ज के 137 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार और धीमी पड़ी। इस हफ्ते का औसत 2 महीनों में सबसे कम रहा। जी हां दोस्तों, भारत में तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार मंद पड़ती जा रही है। भारत में टीकाकरण की रफ्तार का इस हफ्ते का औसत 2 महीने में सबसे कम रहा है। करीब सभी राज्य कोरोना वैक्सीन की किल्लत होने का रोना रो रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य होते नहीं दिख रही है। राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल कोविड वैक्सीन
का पर्याप्त ऑर्डर नहीं दिया, जिससे संकट आ खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्यों से 45 से कम उम्र के लोगों के टीकाकरण का खर्च उठाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 19 अप्रैल यानी कि बुधवार को महज 11.66 लाख लोगों को ही कोरोना का टीका लगा। कोरोना के 3 लाख के करीब रोज मामले मिलने के बीच वैक्सीनेशन अभियान में सुस्ती आना चिंताजनक है। अगर इस हफ्ते के औसत की बात करें तो दोस्तों 13.42 लाख लोगों को औसतन एक दिन में वैक्सीन लग पाई है, जो कि पिछले 2 महीने के औसत से बेहद कम है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 16 करोड़ 49 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 34,17,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ को पार कर गया है, जबकि दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,54,96,000 को पार कर गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,83,000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान भारत में 2,67,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए भारत में सर्वाधिक संक्रमित राज्यों की तो उनमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में 54,33,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर मुंबई कांग्रेस ने लगाया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली के बाद अब मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। मुंबई में कांग्रेस द्वारा घाट गोपर इलाके में पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पर लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी तरह के पोस्टर लगाए थे। इस मामले में कार्यवाही करते हुए दिल्ली पुलिस ने 25 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले जिन विवादित पोस्टर को लेकर 25 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने निशाना साधा था, उन्होंने अब अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। वहीं प्रियंका गांधी ने भी पोस्टर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था और लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उसी तरह के पोस्टर कांग्रेस ने महाराष्ट्र में भी लगाए हैं, जिन पर लिखा हुआ है कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी। वैसे दोस्तों आपके क्या विचार हैं? क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछना गलत है या उन्होंने जो 25 लोगों की गिरफ्तारियां की है वो गलत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खतरा, अंटार्कटिका में टूटा दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग, वैज्ञानिक हुए हैरान और परेशान। जी हाँ दोस्तों, बर्फ की खान कहे जाने वाले अंटार्कटिका से बर्फ का एक विशाल पहाड़ टूटकर अलग हो गया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड बताया जा रहा है। यह हिमखंड 170 किलोमीटर लंबा और करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट तस्वीरों से नजर आ रहा है यह हिमखंड अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित रोने आइस शेल्फ से टूटा है। इस हिमखंड के टूटने से दुनिया में दहशत का माहौल है। यह हिमखंड टूटने के बाद अब वेल्डेल समुद्र में स्वतंत्र होकर तैर रहा है। इस महाकाय हिमखंड का पूरा आकार 4320 किलोमीटर है। यह दुनिया में सबसे बड़ा हिमखंड बन गया है। इसे H76 नाम दिया गया है। दोस्तों इस हिमखंड के टूटने की तस्वीर को यूरोपीय यूनियन के सैटेलाइट कोपरनिकस सेंटिनल ने खींचा है। यह सैटेलाइट धरती के ध्रुवीय इलाकों पर नजर रखता है। ब्रिटेन के अंटार्कटिक सर्वे दल ने सबसे पहले इस हिमखंड के टूटने के बारे में बताया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी, दिसंबर तक बढ़ाई गई आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख। जी हां दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए असेसमेंट ईयर 2021-22 की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की मियाद को बढ़ा दिया है। दोस्तों, पहले इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 सितंबर 2021 कर दिया गया है। विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है। इसके साथ ही सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अब नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 15 जून के बजाय 15 जुलाई तक मुहैया करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और रायलसीमा में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश हुई है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप, बाकी तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश, एक दो स्थानों पर भयंकर बारिश भी हुई है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत में दिन के तापमान में काफी गिरावट आ गई। दरअसल दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हो रही बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में यह गिरावट आई है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटों की। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश, शेष उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, तमिलनाडु, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जानिए क्या है आज सोने और चांदी की कीमतें। दोस्तों एक दिन की गिरावट के बाद सोने और चांदी फिर संभल गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आज सोने का भाव 237 रुपए बढ़कर 47,994 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। यह भाव दोस्तों एक दिन पहले 47,757 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी 153 रुपए बढ़कर 71,421 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो कि पिछले दिनों 71,268 पर थी। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में तेजी आई है, जो कि $1874 प्रति औंस पर रही, जबकि चांदी $27.80 प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नारदा स्टिंग केस में टीएमसी नेता मुकुल रॉय शुभेंदु अधिकारी पर आरोप, कहा शपथ पत्र में छिपाई बात। जी हां दोस्तों, नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों और एक विधायक के साथ पार्टी के पूर्व नेता को सोमवार को गिरफ्तार किया था। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरते समय भाजपा नेता मुकुल रॉय ने अपने शपथ पत्र में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में आरोपी होने की बात छिपाई थी। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि एक अन्य भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने अपने हलफनामे में नारदा मामले का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किन धाराओं के तहत इसे दर्ज किया गया था। घोष ने कहा कि उम्मीदवार के लिए उसके खिलाफ दर्ज मामलों का हलफनामे में जिक्र करना आवश्यक है। मुकुल रॉय ने अपने हलफनामे में नारदा मामले को पूरी तरह छुपाया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों खाने वाली गाजर एक पौधे का तना होता है, फल होता है या फिर जड़ होती है? अगर दोस्तों आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।